कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टर्म है जो आज के समय में काफी कॉमन बन चुकी है, जैसे कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। एवरीडे लाइफ में इन टर्म्स का वाक्य में इस्तेमाल किया जाना नॉर्मल हो चुका है। जैसे कि कोई बोलता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, या फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात कहीं ना कहीं थी। लेकिन क्या ये अचंभे की बात नहीं है कि कुछ सेंचुरी पहले हमारे पूर्वजों को ये मुश्किल से ही पता होगा कि उनके चेतन दिमाग से भी परे एक विशाल अचेतन दिमाग है, और कैसे ये अचेतन दिमाग उनके आम जीवन को प्रभावित करता है। आजकल ये फैशन है कि अपने बायो में आई एम इंट्रोवर्ट या फिर आई एम एक्सट्रोवर्ट लिखना, लेकिन हमारे पूर्वजों को मुश्किल से ही अंदाजा होगा कि उनके अजीब सामाजिक व्यवहार की वजह उनका इंट्रोवर्ट होना है। क्योंकि इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अब आम बात हो गई है, इसलिए इनके मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा बना रहता है। ये वेल स्टैब्लिश फैक्ट है कि सपने अचेतन मन की आवाज है, इसीलिए सपनों को समझकर अचेतन मन को समझा जा सकता है। लेकिन सपनों को गलत तरह से इंटरप्रेट करना मानसिक स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है और इंसान को पागलपन की तरफ भी ले जा सकता है। इसी तरह अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलकर अपने अंदर सामाजिक सुधार ना लाना और कुछ नहीं अपने लोगों से मिलने के भय को और ताकतवर करना है। वन ऑफ द बिगेस्ट एम जो इंसान अपने लिए रख सकता है वो है अपने आप को जानना। जैसे कि क्या ये दुखद बात नहीं है कि कैसे इंसान अपने और दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और यह नहीं देख पाता कि ज्यादातर समस्या उसके अंदर से ही जन्म ले रही है, और इस बात को स्वीकार ना करके वो लगातार उस समस्या को बढ़ा रहा है। ऑफ कोर्स ज्यादातर दिक्कतों की जड़ इंसान खुद है, ये बात उसे नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए तो दोष का कारण वो खुद नहीं बल्कि ये दुनिया है और यहाँ के लोग हैं। ऐसे दूसरे पर दोष देकर इंसान अपने अचेतन दिमाग से निकले भ्रम और माया के चक्रव्यूह में हमेशा के लिए डूब जाता है, जिससे निकलना समय के साथ मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो का यही मोटिव है कि हम इन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर तरीके से जान सके, क्योंकि इस दुनिया को सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं बल्कि इंसान से है, जिसके डिसीजन से उस न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराकर भयानक विनाश किया जा सकता है और जिसकी साइकी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इससे पहले मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा कि यहां पर प्योर साइंस हमारी मदद करने में असक्षम है। ये बात आपको क्लियर भी हो जाएगी अगर हम इस दुनिया को दो हिस्से में बांट दे, पहला भौतिक जगत और दूसरा मानसिक जगत। क्योंकि साइंस ने जितनी तरक्की भौतिक जगत को समझने में की है, उतनी अच्छी तरह से साइंस मानसिक जगत को नहीं समझ पाया। जब भी साइंटिस्ट किसी ड्रीमिंग इंसान को एनालाइज करता है तो उसे सिर्फ न्यूरॉन की हलचल नजर आती है। उस मानसिक दुनिया को साइंस नहीं देख पाता जिसे सोया हुआ इंसान देखता है। तो साइंस सिर्फ सोए हुए इंसान के भौतिक पहलू को ही देख पाती है और मानसिक दुनिया साइंटिस्ट के माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती। इसीलिए हम इस मानसिक दुनिया को समझने के लिए साइकोलॉजी का यूज करेंगे। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने से हमारे इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिविटी तो आएगी, बट मेरा मानना है कि ये सब्जेक्टिविटी भी अच्छी सब्जेक्टिविटी है। आफ्टर ऑल स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप में सब्जेक्टिव जर्नी है, जिसे साइंस के फॉर्मूले से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां भी हो सकता है हम वेल इस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है, जो कि करोड़ों साल पुराना है और दिमाग का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ये आज के दिमाग का छोटा सा प्रतिशत है और लगभग हर एक जानवर में पाया जाता है। ब्रेन के इसी हिस्से में हमारी हंगर, सेल्फ प्रिजर्वेशन, इमोशन, सेक्सुअल डिजायर जन्म लेती है। इसी तरह दूसरी तरफ दिमाग का सबसे नया हिस्सा सेरिब्रल कोर्टेक्स, जो कि दिमाग की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसके अंदर से भाषा और लॉजिक का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर अचेतन इच्छा का जन्म इस रेप्टिलियन ब्रेन के द्वारा किया जाता है। लेकिन वेट अ मिनट, जब हमें इन इच्छाओं के स्रोत के बारे में पता है तो फिर ये अचेतन कैसे है? इसका जवाब है हमारे चेतन मन के द्वारा इनको ठुकरा देना। इन इच्छाओं को ठुकराने की वजह हो सकती है कि ये इच्छाएं सामाजिक नॉर्म को फॉलो ना करती हो और एक सभ्य इंसान इन इच्छा पर चलना उचित ना मानता हो। ऐसे वो इन इच्छाओं के अस्तित्व को ही ठुकरा देता है। लेकिन इन अचेतन इच्छाओं के अस्तित्व को ना मानने से इनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। जब इंसान का चेतन दिमाग सोने चला जाता है तो सपने में अचेतन मन को बाहर निकलने का अवसर मिलता है। क्योंकि अचेतन मन के पास भाषा नहीं है तो वो पिक्चर्स और सिंबल का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रकट करता है। इसीलिए सपनों में भाषा से ज्यादा पिक्चर्स और सिंबल की प्रधानता होती है। जब आदमी सपनों से उठता है तो उसकी चेतना उसे वापस मिल जाती है। वो कौन है और कहां पर है, ये सब कुछ के बारे में उसे वापस से ज्ञान हो जाता है।
अचेतन मन तो अपना कार्य जागते वक्त भी करता रहता है, लेकिन चेतन मन से छुपकर। जागते वक्त इंसान का अचेतन मन माया का चक्रव्यूह रचाता है। जो भी इच्छाएं उसके अचेतन मन के द्वारा उत्पन्न हो रही है, वो मनुष्य को अपने अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आती हुई दिखाई देती है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे कि एक हिरन की होती है, जब वो पूरे जंगल में सुगंध के स्रोत को ढूंढता रहता है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है कि जिस सुगंध को वो पूरे जंगल में ढूंढ रहा है, उसका स्रोत और कहीं नहीं बल्कि उसकी नाभि ही है। लेकिन हिरन को वो सुगंध अपने अंदर से नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से आती हुई दिखाई देती है। अगर अचेतन मन बिना बताए हरकत करता है तो इसका क्या समाधान है? अगर हम अपनी अचेतन इच्छाओं को पूरी करें तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, और अगर हम अपनी चेतना को ऋषि मुनि के भांति बना ले तो अचेतन मन अपनी माया की ताकत से मेनका का रूप धरकर हमारी तपस्या को भंग करने आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति का क्या समाधान है? अगर हम अपने रेप्टिलियन ब्रेन को निकाल दे तो हमारी इच्छाएं तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर हम बस रोबोट बन जाएंगे। वहीं पर अगर हम अपने कोर्टेक्स ब्रेन को निकाल दे तो हमारे और जानवर में कुछ फर्क नहीं रहेगा, और जानवरों की तरह ही हम बस अपनी इच्छाओं को ही पूरी करने में लगे रहेंगे। इस समस्या को सुलझाना काफी मुश्किल लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इस अचेतन और चेतन दिमाग के संघर्ष को कैसे समाप्त किया जाए? ऑफकोर्स चेतना के अस्तित्व को झूठ मानकर इस द्वंद्व को नहीं खत्म किया जा सकता। इसी तरह अपनी अचेतन इच्छाओं को पूरे टाइम संतुष्ट करके उसका गुलाम बनकर भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। अचेतन दिमाग को बस समझकर और इसे भी चेतना का हिस्सा बनाकर ही इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सकता है। टू नो थाई सेल्फ, या फिर अपने आप को जानना ही इस चेतन और अचेतन के बीच के द्वंद्व को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये सेल्फ क्या होता है या फिर आत्म क्या होता है, इसको भी समझना काफी जरूरी है। सेल्फ 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन दिमाग भी कहते हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, जिसे अचेतन दिमाग भी कहते हैं। ऑफ कोर्स जो ये सोचते हैं कि आत्म के अंदर सिर्फ चेतना ही आती है, वो भ्रम में जी रहे हैं और अपने अचेतन मन की माया का शिकार है। चेतना तो आत्म का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। आत्म का एक बड़ा हिस्सा अपने आप में अचेतन है। इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की टेम्परेरी अवस्था है। जैसे कि सुबह जब आप सपना देखकर उठते हो तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में रहते हो कि सपना अभी भी चल रहा है या फिर आप सच में उठ चुके हो। इसी अवस्था को सबकॉन्शियस अवस्था कहते हैं, जहां पर मनुष्य ना ही पूरी तरह से चेतन हुआ है, ना ही अब वो पूरी तरह से अचेतन है। चेतना की बात करें तो इसे कौन नहीं जानता। जैसे कि अभी की मेरी अवस्था चेतना की अवस्था है, ऑल्दो अचेतन चुपचाप पीछे पीछे अभी भी काम कर रहा है। जैसे कि कई बार हम ख्यालों में खो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद हमें अचानक से पता चलता है कि हम ख्यालों में खोए हुए थे। चेतन मन की कुछ अवस्था है, जैसे कि चेतन मन को समय और जगह का ज्ञान होता है, इसीलिए चेतन मन स्पेस टाइम और उसके नियम से बंधा हुआ है। चेतना को अपनी आइडेंटिटी का भी ज्ञान होता है, जैसे आपको और मुझे ज्ञान है कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ रहते हैं। वही अचेतन को ना ही समय का ज्ञान होता है, ना ही जगह का, और ना ही इस बात का कि अचेतन व्यक्ति का नाम क्या है, वो करता क्या है। अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन दिमाग को 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक तो है पर्सनल अनकॉन्शियस और दूसरा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस में इंसान की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती है, जिससे वो अज्ञान है या जिसे वो स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए वो सभी बातें पर्सनल अनकॉन्शियस में है। पर्सनल अनकॉन्शियस को साइकोलॉजी में इंसान की परछाई भी कहते हैं। जैसे हर एक इंसान की परछाई अलग अलग होती है, वैसे ही हर एक इंसान की पर्सनल कॉन्शियस भी अलग अलग होती है। पर्सनल अनकॉन्शियस में वो सच है जो हम अपने आप में स्वीकार नहीं करते और उन्हें दबा देते हैं। इसीलिए पर्सनल अनकॉन्शियस को हमारी डार्क साइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसान से जुड़ी सभी डार्क चीजें होती है। अगर इंसान अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करे और उसे भी चेतना का हिस्सा बनाए तो पर्सनल अनकॉन्शियस का कंटेंट काफी कम हो जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पर्सनल अनकॉन्शियस चुपचाप पीछे पीछे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जैसे कि कोई इंसान जो काफी कम गुस्सा करता है, उसका सडनली भयंकर गुस्से में आ जाना, और जब उसे पूछा जाए कि तुम्हें क्या हुआ तो उसका यह कहना कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कौन आ गया। वो कौन और कोई नहीं बल्कि पर्सनल अनकॉन्शियस ही था, जो कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और जैसे ही चेतना थोड़ी सी कमजोर पड़ी वो बाहर निकल गया।
वैसे तो पर्सनल अनकॉन्शियस के कंटेंट के रियल एग्जांपल आपको फ्रॉइड और यंग की किताब में मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहां पर पर्सनल अनकॉन्शियस का अपनी पर्सनल लाइफ से उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैं भयंकर रूप से बीमार हो गया था। एक रात को अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उस रात से कुछ दिन पहले ही मुझे सपना आया था जिसमें एक डॉक्टर के पास मेरी लैब रिपोर्ट थी और जिसमें कई सारी वैल्यू डार्क ब्लैक से हाईलाइटेड थी। ऑफ कोर्स मेरे पर्सनल अनकॉन्शियस को पता था कि मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस को इस बारे में नहीं पता था कि मैं इस सपने के ठीक कुछ दिन बाद 1.5 साल के लिए बीमार होने वाला हूं। यहां पर पर्सनल अनकॉन्शियस ने ड्रीम के जरिए चेतना को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। फिर एक हफ्ते मेरा इलाज चलने के बाद मेरा बुखार ठीक हो गया और मुझे लगा कि अब मैं रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं ठीक होने वाला हूं, तभी मुझे ड्रीम आया कि 2 पुलिस ऑफिसर मुझे ढूंढ रहे हैं और जैसे उन्हें मैं दिखता हूं वो मुझे पकड़कर मुझे मारने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स नाउ आई नो कि ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के लिए पुलिस का काम करती है, और जब वो पुलिस आपको प्रोटेक्ट करने की बजाय आपको ही ठेस पहुंचाने लग जाए तो ये और कुछ नहीं बल्कि पर्सनल अनकॉन्शियस के द्वारा ये बताना है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, और इससे भी बुरा ये समाचार है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है। फिर क्या था, मैं 1.5 साल के लिए बीमार हो गया और इस स्तर पे आ गया कि मुझे लगा कि मेरी कभी भी मौत हो जाएगी। अगेन पर्सनल अनकॉन्शियस ने भविष्य में होने वाली घटना को सपने के द्वारा पहले ही बता दिया। लेकिन पर्सनल अनकॉन्शियस को इन बातों के बारे में पहले से कैसे पता चल गया जिसके बारे में कॉन्शियसनेस को भी नहीं पता? इसके पीछे का रीजन है, जब मेरी चेतना बाहर की तरफ थी, दुनिया की तरफ थी, तो मेरे मन का कोई तो हिस्सा था जो शरीर में हो रही घटना को बारीकी से देख रहा था। वो हिस्सा और कोई नहीं बल्कि पर्सनल अनकॉन्शियस थी। हो सकता है कि उसने इस बारे में चेतना को बताने की कोशिश भी की हो, लेकिन क्योंकि उस समय मेरी कॉन्शियसनेस दुनिया में बिजी थी और इन संकटों को मैंने सच नहीं माना। मैंने 2004 में आई सुनामी के बारे में सुना था कि कैसे उस सुनामी में जानवरों से ज्यादा इंसानों की मौत हुई, और कैसे सुनामी आने के कुछ समय पहले ही वहां के जानवरों को आने वाले आपदा का आभास हो गया। वो सभी जानवर अजीब व्यवहार करने लगे और सुनामी वाली जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चले गए। सुनामी में सिर्फ वही जानवर मरे जो किसी चीज से बंधे हुए थे। तो जानवर के अचेतन मन ने भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पहले ही संकेत दे दिए थे। क्योंकि जानवर के पास चेतना का स्तर वो नहीं है जो इंसान के पास है, तो जहां पर हो सकता है कि इंसानों ने उस अचेतन मैसेज जो कि जानवरों की तरह उनके पास भी आया होगा को बेतुका कहकर नजरअंदाज कर दिया हो, जिसका अंजाम इंसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह सब सुनने में काफी मैजिकल लगता है कि कैसे हमारे सपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि इस दुनिया को सिर्फ चेतना ही नहीं बल्कि अचेतन भी बारीकी से देख रहा है, और जो चीज चेतना मिस कर देती है उन्हें अचेतन अच्छी तरह समझकर चेतावनी के रूप में सपनों के जरिए बताता है, ताकि मनुष्य आने वाली विपदा से सावधान हो जाए। पर्सनल अनकॉन्शियस के अलावा अनकॉन्शियस का एक पार्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है, जो हर एक इंसान की साइकी में पहले से ही मौजूद होता है। हर एक इंसान कलेक्टिव अनकॉन्शियस के साथ जन्म लेता है। इसके साथ ये तो चीज गलत साबित हो गई कि एक छोटे बच्चे का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, लेकिन अनकॉन्शियस का ये कौन सा हिस्सा है जो हर किसी में होता है? इसका एक उदाहरण है रिलीजन। रिलीजन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा है। हिस्ट्री में हर एक सिविलाइजेशन में रिलीजन और लगभग सेम रिलीजियस आइडियाज डेवलप हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि रिलीजन पहले से ही इंसान की कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मौजूद है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरी वीडियो माई रिप्लाई टू एथिज्म भी देख सकते हैं। वेल एनीवे, रिलीजन के अलावा एनिमा एंड एनिमस भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा है। ऑफ कोर्स इंडिया में हम एनिमा और एनिमस को शिव शक्ति या फिर प्राकृतिक पुरुष के रूप में पहले से ही जानते हैं। ये कहा जाता है कि जब कार्ल यंग इंडिया की ट्रिप पर थे तब उन्होंने शिव शक्ति के रूप में इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस की खोज की, लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस कार्ल यंग को वियर्ड ना समझे, इसीलिए इसका नाम बदलकर उन्होंने एनिमा और एनिमस रखा। ऑफ कोर्स ये आर्केटाइप हर एक मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला, पहले से ही मौजूद है। इसीलिए एनिमा एंड एनिमस को कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। एनिमा एनिमस और कुछ नहीं बल्कि शिव शक्ति की तरह ही ये दर्शाते हैं कि कैसे हर एक पुरुष के अंदर एक स्त्री बैठी है और स्त्री के अंदर पुरुष। पुरुष के अंदर की स्त्री को साइकोलॉजी में एनिमा कहते हैं
और हमारे भारतीय भाषा में शक्ति, और फीमेल के अंदर के मेल को एनिमस। मेल के अंदर ये एनिमा या फिर शक्ति नाम का आर्केटाइप किसी ऑब्जेक्ट के तलाश में रहता है और किसी अजनबी स्त्री में प्रवेश करके पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एनिमा ऑल ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, मदर टाइप आर्केटाइप है जिसकी तलाश में एनिमस लगा रहता है। इसीलिए एनिमा से प्रभावित हुआ मेल हर समय एनिमा को किसी ना किसी रैंडम वुमेन में देखता है और ऐसे वो उस रैंडम वुमेन की तरफ आकर्षित होता है। इसी तरह फीमेल में भी एनिमस काउंटर पार्ट होता है। ये एनिमस जो कि पुरुष प्रधान है, फादर फिगर है, वाइज है, स्ट्रॉन्ग है, कैरिस्मेटिक है, जिसकी तरफ एनिमा अट्रैक्ट होती है। इन आर्कीटाइप के बारे में ऋषियों को पता था जब उन्होंने पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत दिया और ये बताया कि कैसे पुरुष और प्रकृति एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि सेल्फ, जिसे हम आत्म कहते हैं, वो सिर्फ चेतना से नहीं बना है बल्कि उसमें एक विशाल अचेतन तत्व भी है। अचेतन को कार्ल यंग ने दो भाग में बांटा। पहला पर्सनल अनकॉन्शियस, जिसमें परछाई और इंसान की डार्क साइड आती है। दूसरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसमें रिलीजन और एनिमा एनिमस जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। अब जब हमें इन कॉन्सेप्ट के साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड मिल गए हैं तो इनका इस्तेमाल अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में करना ही अब हमारा एंड गोल हो सकता है। लेकिन अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम अचेतन के बारे में कुछ मत भी सुन लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अचेतन के बारे में जानना किसी गलती के बराबर है और अचेतन को गुप्त रखना ही फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें इस बात से डर सताया रहता है कि क्या पता उनका अचेतन मन उनके बारे में क्या सच उजागर कर दे, क्या गुप्त राज खोल दे, ऐसे सच को बाहर निकाल दे जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स दूसरे में राक्षस देखना तो आसान कार्य है, लेकिन जब आप शीशे में देखो और आपको खुद में राक्षस दिखाई दे तब क्या हो? हम में से कौन बुद्धा जितना मजबूत है कि वो अपने इस अचेतन दिमाग का सामना कर सके, जिसमें आफ्टर ऑल वो सच छुपे हैं जिन्हें हम दबाना चाहते हैं। अचेतन नाम की जेल में जो भयंकर जानवर कैद है उनके बारे में सोचकर ही डर लगता है, और अगर वो बाहर निकल गए तो क्या भयंकर त्रासदी ला सकते हैं। इसीलिए अचेतन को समझने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस मत के पक्ष में नहीं हूं। ये बात सच है कि इंसान का ये स्वीकार करना काफी कठिन है कि ज्यादातर दिक्कत की जड़ वो खुद है और कैसे इस दिक्कत के सही स्रोत को ना जानकर वो इसे और बढ़ाए जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सारी दिक्कतों की वजह इस नमक हराम दुनिया को बताता है जो कि उसे हर जगह धोखा दे रही है। ऐसे उसकी चेतना पूरे टाइम इस दुनिया को कोसती रहती है और इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है कि कैसे उसका अचेतन मन उसके साथ माया का खेल रच रहा है। कार्ल यंग ने कहा था कि दूसरों के बारे में जो भी चीज हमें इरिटेट करती है वो हमें अपने खुद के बारे में कुछ ना कुछ सिखा सकती है। तो इसीलिए अपने अचेतन मन को ना जानना ठीक नहीं है। अब जब हमने इन क्रिटिसिज्म को हटा दिया है तो चलिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिसका एंड गोल है आत्मज्ञान। ये जर्नी तभी स्टार्ट हो सकती है जब हम ये मान ले कि चेतन आत्म नहीं है, चेतन आत्म का एक छोटा सा हिस्सा है, आत्म का एक बड़ा हिस्सा अचेतन है। और हमें आत्म को समझने के लिए अपने इस अचेतन हिस्से को समझना पड़ेगा। कोई पेड़ तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक उसकी जड़ें नरक में ना हो। लाइट को जानने के लिए हमें अंधकार में जाना होगा। यह माना जाता है कि स्वर्ग तक तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक हम नरक का रास्ता तय ना कर ले। इसी तरह अपने आप को पूरी तरह से तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक अचेतन मन को ना समझ लिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात डेविल से हुई। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हमें डेविल को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये डेविल और कोई नहीं, हमारी डार्क साइड ही है। हमारा गुस्सा, जलन, नफरत, ये सभी हमारी डार्क साइड है। ये स्पिरिचुअल जर्नी काफी कठिन जर्नी होगी क्योंकि आपका चेतन दिमाग ये पूरी कोशिश करेगा कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर ना जाओ और माया का रूप धरकर आपकी इस तपस्या को तोड़ने का प्रयास करेगा। ऑफ कोर्स राक्षस से लड़कर उससे जीता नहीं जा सकता। डेविल चाहता ही है कि आप उससे लड़ो। गुस्से को आप गुस्से से कैसे हरा सकते हो? और वैसे भी भारी राक्षसों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन उस राक्षस से कैसे लड़े जो कि आपके अंदर बैठा है?
नीचा ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है कि राक्षस से लड़ाई मत करो, क्योंकि ये खतरा बना रहता है कि इस प्रक्रिया में आप खुद भी राक्षस बन जाओगे। क्योंकि अगर आप अंधकार को भी ज्यादा समय तक देख लो तो अंधकार भी बदले में आपको देखना शुरू कर देता है। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में अचेतन मन से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करके अपना बड़ा भाई मानकर ही स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा जा सकता है। अपने अंदर के इस राक्षस को स्वीकार करके कि मैं क्यों किसी को जज करूं जब मेरे अंदर खुद ही इतनी कमी है, कि मैं क्यों बाहर बुराई की खोज करूं जब मेरे खुद के अंदर बुराई का भंडार है। ऐसा करने से आपकी परछाई, आपकी डार्क साइड, जिसका आप अस्तित्व स्वीकार नहीं करते लेकिन फिर भी वो चुपचाप पीछे पीछे अस्तित्व में है, ये परछाई और डार्क साइड चली जाएगी और आप स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी का अंत यही समझना है कि वो सभी डेविल जिन्हें मैं दूसरों में बता रहा हूं वो और कहीं नहीं, मेरे अंदर ही विद्यमान है, और कैसे मैं इनको दूसरे में बताकर इनको और ताकतवर बना रहा हूं, कि दोनों लाइट और डार्कनेस मेरे अंदर ही विद्यमान है, और कैसे अपने आप को अच्छा बताकर मैं अपनी बुराई को दूसरे पर थोप रहा हूं। अगर हमें इन सभी चीजों का ज्ञान हो जाए तो हमें अपने अचेतन मन का ज्ञान हो जाएगा, और अचेतन मन का ज्ञान होने की वजह से हम उसके द्वारा रचाई गई माया का शिकार नहीं होंगे। ऐसे अचेतन मन हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाएगा। हम अपने चेतन मन से नहीं बल्कि अपने आत्म से आइडेंटिफाई हो पाएंगे और ये कह पाएंगे कि मैं चेतना नहीं बल्कि आत्म हूं, जो कि हर एक स्पिरिचुअल जर्नी का एंड गोल है। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।